आज का क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर है 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज इंक्रीज्ड इट्स इंडक्टेंस। क्या बोला कि यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज कर दे तो इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बोलता है कि अगर हम कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दे तो इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट। हम लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस बराबर क्या होता है, एन फाई बाय आई होता है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में क्या है, वेयर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स। एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, फाई कर रहा है फ्लक्स और आई कर रहा है करंट और एल कर रहा है हमारा इंडक्टेंस। तो हम अगर इस फॉर्मूला से देखें तो एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स के, है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं तो हमारा इंडक्टेंस भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में है। तो यहाँ से तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा आंसर, कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारा इंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन 2 हमारा राइट। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो इस सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, आंसर आप लोग समझ में आया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया है 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल सराउंडिंग द कॉइल। बोलता है यदि रिलेटिव परमिएबिलिटी मटेरियल का जो चारों ओर है, किसी मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल मतलब किसी मटेरियल का जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है कॉइल के चारों ओर, अगर उसको बढ़ा दिया जाए, किसको, रिलेटिव परमिएबिलिटी को, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कॉइल के इंडक्टेंस पे। ये सवाल है कि किसी भी मटेरियल का कॉइल के चारों ओर जो है उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी बढ़ा दिया जाए, किसका, मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी बढ़ा दे तो उससे कॉइल के इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इसको हम फॉर्मूला से देखते हैं। ठीक है, वी नो डैट। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि इंडक्टेंस बराबर एन स्क्वायर ए न्यू नॉट न्यू आर बाय एल। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर, यहाँ पर एल आपका क्या है, इंडक्टेंस है, एन यहाँ क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स है, ए यहाँ पर क्या है, एरिया है। ठीक है, न्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, किसमें, इन एयर में। ठीक है, और न्यू आर क्या हमारा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है। ठीक है, इधर मैंने लिखा है, आपको दिखा देता हूँ, इन एयर लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पर वाई है।
और एल हमारा यहाँ पे क्या है, एल हमारा लेंथ ऑफ क्या मान सकते हैं, कंडक्टर या कॉयल मान सकते हैं, कंडक्टर या कॉयल है, लेंथ एल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से जो है आप देख रहे हो कि इंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एल जो है हमको दिख रहा है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये वाला आपको केस यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से और यहाँ कैसा रिलेशन है, एल का कैसा रिलेशन है रिलेटिव परमिएबिलिटी के साथ, डायरेक्टली। तो बोलता है कि अगर हम रिलेटिव परमिएबिलिटी को बढ़ा दें, अगर हम रिलेटिव परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो हमारा यहाँ देख रहे हैं कि हमारा इंडक्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ से हमारा इंडक्टेंस क्या होगा, इज इंक्रीजेज। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, ये आपका इस सवाल का जवाब हो गया। समझ में आया होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 15 नंबर पर। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडक्टेंस इन अ कॉइल डैश। बोलता है कि एक कॉइल में इंडक्टेंस क्या करता है, नहीं कॉइल नहीं है, सॉरी फ्रेंड, सर्किट है कि एक सर्किट में इंडक्टेंस का क्या काम है। तो ये रिमेंबर पॉइंट की तरह थ्योरी बीके मेहता बुक का रीडिंग दिए हुए, तो उसमें याद रखना है कि सर्किट में इंडक्टेंस का काम होता है कि जो करंट होता है, ठीक है, सर्किट का जो करंट होता है उसको क्या करता है, कुछ समय के लिए उसके चेंज को क्या करता है, जो करंट में चेंज होता है ना उसको डिले करता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा कि इंडक्टेंस का सर्किट में काम बस यही है कि वो डिलेज द चेंज इन करंट। करंट में वो क्या करता है, करंट के चेंज में क्या करता है, डिलेज करता है, मतलब थोड़ा समय लगाता है। यही है इंडक्टेंस का फंक्शन सर्किट में। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, एक कॉइल का इंडक्टेंस इज डैश द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। बोलता है कि किसी कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है वो डैश डैश द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, मतलब रिलेशन बताना है कि किसी कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है वो कैसे डिपेंड करता है किसी मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस पे। तो रिलक्टेंस मतलब क्या हम लोग पढ़े हैं कि रिलक्टेंस कुछ नहीं, एज लाइक क्या होता है, एज लाइक आपका रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है मैग्नेटिक सर्किट में, और रेजिस्टेंस हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में। लेकिन दोनों का काम क्या है, अपोज करना। ये फ्लक्स का अपोज करता है और ये करंट का अपोज करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये करंट का अपोज करता है और मैग्नेटिक सर्किट में ये रिलक्टेंस फ्लक्स का अपोज करता है। बस यही काम है, मतलब काम है अपोज करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है 16 नंबर क्वेश्चन के अनुसार कि इंडक्टेंस का कैसा रिलेशन है रिलक्टेंस के साथ, तो बता देंगे कैसा रिलेशन है। तो देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि L बराबर एन स्क्वायर बाय क्या होता है, रिलक्टेंस। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, नहीं आया समझ में, तो यहाँ से देखिए कि एन स्क्वायर बराबर ए न्यू नॉट न्यू आर बाय, सॉरी ये
ये होता है एल बाय एब न्यू नॉट न्यू आर। ठीक है, तो इतना को हम क्या कहते हैं, इतना बराबर हम जानते हैं क्या होता है, रिलक्टेंस होता है रिलक्टेंस। तो वही हम यहाँ पुट कर दिए, इतना बराबर क्या, ये रिलक्टेंस। तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला सब देखोगे तो एल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलक्टेंस के। कैसा है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो इंडक्टेंस का रिलक्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का। तो ऑप्शन यहाँ से राइट हो गया 3। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज इंक्रीज्ड 2 times इट इंडक्टेंस इज। बोलता है कि अगर किसी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा रहे हैं, 2 गुना, 2 times। अगर इंक्रीज कर दे किसी कॉइल का टर्न्स को हम 2 times बढ़ा दे, तो उसके इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। देखिए, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि पहले कुछ रहा होगा, इनिशियल स्टेज में कुछ इंडक्टेंस रहा होगा, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स रहा होगा, फिर हम बढ़ा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं केस 1, क्या हमारा मान लेते हैं, इनिशियल केस। केस 1 जो है हमारा क्या है, इनिशियल केस। इनिशियल केस में क्या मानते हैं कि आपके पास किसी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स जो है मान लेते हैं कि n दिया हुआ था, ठीक है, और उस समय उसका इंडक्टेंस क्या दिया हुआ था, मान लेते हैं कि L दिया हुआ था। तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, वी नो डैट। हम फॉर्मूला जानते हैं कि इंडक्टेंस बराबर क्या होता है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि n का स्क्वायर और बाय रिलक्टेंस बोलो, या न तो n का स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट परमेबिलिटी न्यू नॉट न्यू आर बाय यहाँ पर हो जाएगा L। ठीक है, ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n स्क्वायर के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस इसी से हमारा केस बन जाएगा। तो ये तो हो गया इनिशियल केस के लिए हम फॉर्मूला देख रहे हैं। तो फॉर्मूला देख रहे हैं कि फर्स्ट केस से कि L हमारा है, L इंडक्टेंस L दिया हुआ फर्स्ट केस में है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी n दिया हुआ, तो n स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया केस 1 से। ठीक है, केस 1 से ये आया। तो केस 2 से देखते हैं। तो केस 2 से यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो केस 2 मतलब फाइनल केस से देखते हैं। ठीक है, तो फाइनल केस में क्या देखते हैं कि आपको मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है मान लेते हैं कि दिया हुआ है, अभी कितना दिया हुआ है, पहले से कितना कर दिया, 2 टाइम्स किया ना। तो मान लेते हैं कि इसको अभी नंबर ऑफ टर्न्स जो इसके लिए एंडस, तो एंडस कितना दिया हुआ है, 2 गुना इनिशियल का दिया हुआ है, तो एंडस इक्वल टू 2n मान लिए। ठीक, फिर यहाँ पर इंडक्टेंस, इस केस में इंडक्टेंस मान लेते हैं कितना, L डैश मान लेते हैं, ऐसा अभी मान लिए हैं। तो इस जब इस दोनों, इससे और इससे हम अगर इस फॉर्मूला में लिखे, इस फॉर्मूला से, तो क्या बनेगा मेरा फॉर्मूला,
हमारा बनेगा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बनेगा, नहीं, एल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बनेगा, एन का स्क्वायर होता है तो 2n का स्क्वायर, यही बनेगा। तो जब ये बनेगा तो हम नेक्स्ट स्लाइड ले लें। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर था आपका इनिशियल केस वाला आया था एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, यहाँ पर था आपका फाइनल केस वाला जो आया था एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर पर अगर रखेंगे तो यहाँ हो गया एल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन कितना है 2n का, मतलब एन डैश का रख लेते तो 2n का स्क्वायर, ये आया। तो नहीं तो इसको ऐसे समझो, ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया ना। तो एल हमारा फाइनल केस में क्या एल डैश और एन क्या है हमारा एन डैश का स्क्वायर होगा, यही होगा। लेकिन एल डैश का मान तो एल डैश दिया हुआ है और एन डैश का मान कितना है 2 गुना 2n का स्क्वायर। तो एल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना का 4n का स्क्वायर हो गया। ये केस 1 था और ये केस 2 से आया है। तो अगर हम केस 2 को डिवाइड कर दे केस 1 से तो एल डैश बाय एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर खत्म, तो एल डैश बराबर क्या बचेगा 4 बाय एल, तो एल डैश बराबर क्या बचेगा 4l बचेगा इतना। तो हमारा जो फाइनल ये फाइनल इंडक्टेंस था, तो फाइनल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा कितना शुरुआती इंडक्टेंस का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन पे चलते हैं, तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ना, इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा 4th वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा तो देख लो, ये स्लाइड है पहला 70 नंबर क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और नेक्स्ट स्लाइड है आपका ये वाला, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो दोस्तों। तो ये आपका यहाँ तक, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं आपकी पढ़ाई में। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।